ऑलराइट गाइस, द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको मालूम है, हमने पिछली 2 क्लासेस में इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में डिस्कस किया था। और क्लास के शुरुआत में ही हमने आपको बताया था माओ जेडोंग की 5 फिंगर पॉलिसी के बारे में, कि 5 फिंगर पॉलिसी जो माओ जेडोंग की है, वो ये मानती है कि लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो एरियाज़ हैं, ये ऐसे एरियाज़ हैं जिनको लिबरेट करना, जिनको आज़ाद करना चाइना की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमने देखा कि 1962 में जब इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुआ, तो इंडिया के वो रीजन्स जो 5 फिंगर के अंदर आते हैं, जैसे कि लद्दाख की हम बात करें या हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो इन्हीं एरियाज़ में चाइना ने जो है मतलब इंक्रोचमेंट किया। और आज मैं सुबह में द इकोनॉमिस्ट का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, और वहाँ से मैंने एक मैप को निकाला है। आमतौर पे ये जो मैप है, आप ये देखेंगे, ये इस तरह के मैप आपको गूगल पे नहीं मिलेंगे। ये एक अलग तरीके का मैप है, जो रिसर्च आर्टिकल वगैरह हम पढ़ते हैं, जो रिसर्च के लिए आर्टिकल सजेस्ट किए जाते हैं, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें इन डिटेल आपको मिलती है। देखिए, अगर आप यहाँ स्क्रीन पे चीज़ों को देख रहे होंगे, आई थिंक मिथिलेश जी, ये मैप आपको दिख रहा होगा। जी, ऑलराइट। तो ये जो मैप आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस मैप में चीज़ें आपको साफ तौर पे दिख रही हैं। जैसे कि ये जो एरिया है जहाँ पे आप इस कर्सर के मूवमेंट को देख रहे हैं, ये सिक्किम है, राइट? तो सिक्किम एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम देखते हैं कि एक तरफ नेपाल है, भूटान है, और दूसरी तरफ नेपाल है, भूटान है और चाइना है। तो मतलब ये भी एक एरिया है जहाँ पे मतलब हम भूटान के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं और चाइना के साथ भी शेयर कर रहे हैं, और इधर नेपाल भी है। और ये जो बीच का इधर का एरिया है, यहाँ पे नेपाल हमारे साथ बॉर्डर बना रहा है, उधर इधर भूटान। और अगेन फिर इधर हम ये जो एरिया देखते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है, यहाँ अगेन फिर जो चाइना की जो बाउंड्री है, वो हम चाइना से बाउंड्री शेयर करते हैं। जो चाइना की बाउंड्री है, वो इंडिया की बाउंड्री को टच करती है। टच क्यों करती है? टच इसलिए करती है कि चाइना ने तिब्बत रीजन पे जो है अपना उसने कब्जा कर लिया है, उसको कैप्चर कर लिया है, इस वजह से हम शेयर करते हैं। तो इंडिया चाइना के बीच में आप देखते हैं कि जो बाउंड्री लाइन मानी जाती है, वो कौन सी लाइन मानी जाती है? मैकमोहन लाइन। तो मैकमोहन जो लाइन है, वो इस बॉर्डर को डिफाइन करती है कि ये जो इंडिया और चाइना के बीच में ये जो लाइन है, ये मैकमोहन लाइन है। अंग्रेजों ने इस रीजन में जो है बाउंड्री को डिसाइड किया था। लेकिन ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इसको ब्रिटिशर ने कभी डिमार्केट नहीं किया था, उसकी पहचान नहीं की थी, उसको चिन्हित नहीं किया था। और इसी वजह से हम देखते हैं कि लद्दाख रीजन में इसी वजह से हम देखते हैं कि लद्दाख रीजन में भी डिस्प्यूट होते रहते हैं। अक्सर चाइना और इंडिया के बीच में आज कुछ आई थिंक सिस्टम स्लो चल रहा है काफ़ी। मैंने आज सुबह से ही मैं इस पे लगा हुआ हूँ, चीज़ों को इंक्लूड कर रहा हूँ, ताकि आपको हम जो नोट्स प्रोवाइड करें वो इंक्लूसिव हो, उसमें सारे क्वेश्चन शामिल हों। तो जैसा कि मैप में आप क्लियरली देख रहे हैं कि ये इस एरिया को जो है मैकमोहन लाइन डिफाइन करती है। लेकिन यहाँ पे ये जो एरिया है, आप देखें, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का जो एरिया है, और इवन आप देखें हिमाचल का भी कुछ एरिया आप देखते हैं कि यहाँ पे उस तरह से बॉर्डर डिस्प्यूट इंडिया और चाइना के बीच में बने हुए हैं, और यहाँ पे उस तरह से डिमार्केशन नहीं हुआ है। आपने मैकमोहन लाइन का नाम सुना होगा, जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर को डिसाइड करती है। लेकिन इसके अलावा 2 और लाइनें थी, मतलब लाइन्स हैं इंडिया और चाइना का, जब आप रिलेशन स्टडी करेंगे तो वहाँ आपको पढ़ने को मिलेगी। और आमतौर पे जो सामान्य किताबें हैं, उन किताबों में नहीं पढ़ेंगी। आप रिसर्च आर्टिकल वगैरह अगर आप पढ़ते होंगे, जो आपको जब आगे आप हायर एजुकेशन में आप आएंगे, आप रिसर्च वगैरह करेंगे,
तो उस तरह के जो रिसर्च आर्टिकल होते हैं, जैसे कि ईपीडब्ल्यू के आर्टिकल हो गए, या फिर ये द इकोनॉमिस्ट का ये जो मैगजीन का आपने नाम सुना होगा, ईपीडब्ल्यू के आर्टिकल्स है, रूटलेज, फ्रांसिस एंड टिलर, बहुत सारे मतलब जो जर्नल्स हैं, जो पब्लिकेशन हैं, वहाँ पे अच्छी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलती हैं। तो मैंने काफ़ी कुछ रिसर्च की और उसमें यहाँ पे आपको 2 चीज़ें और जानने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ामिनर आप देखें यूजीसी नेट एग्ज़ामिनेशन की अगर बात करें, तो एग्ज़ामिनर बहुत गहराई में जाके क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो फ़िलहाल बात की गई है रेडक्लिफ लाइन की। रेडक्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, डूरन लाइन, लेकिन इसके अलावा 2 लाइन्स और भी हैं। हम जानते हैं मैकमोहन लाइन, अभी जैसा कि मैंने आपको मैप में दिखाया कि मैकमोहन जो लाइन है, वो बेसिकली क्या कर रही है, मैकमोहन जो लाइन है वो अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है, पूर्वी दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में, वहाँ चीज़ें, वहाँ से बॉर्डर को तय कर रही है। लेकिन लद्दाख की आप बात करें, एक मिनट रुकिए, मुझे एक काम करता हूँ, एक और पेज में इस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेता हूँ ताकि चीज़ें आपको समझाना और बेहतर हो सके। देखिए, क्लास को पढ़ाने में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑनलाइन क्लास को पढ़ाने में, कि विजिबिलिटी, आप चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेट कैसे करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं क्लास के सामने, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। और एज ए मेंटर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो चीज़ें हैं उसको सिर्फ रटे मत, बल्कि उसको समझें, उसकी क्या बारीकियां हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बॉर्डर डिस्प्यूट को दर्शाने का, उसको प्रेजेंट करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो मैप है। मैप के ज़रिए से आप किसी भी बॉर्डर डिस्प्यूट को बेहतर तरीके से जो है बता सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स के सामने, अपनी क्लास में आप उसको रख सकते हैं। तो अगर इस मैप को अगर हम देखें यहाँ पे, एक मिनट, मुझे इसको यहाँ पे, इसको यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, और ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्लियरली कि ये जो मैकमोहन, हम यहाँ पे क्लियरली अब चीज़ों को देख सकते हैं कि जो मैकमोहन लाइन है बेसिकली ये किस रीजन को, ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, इस रीजन में जो है इंडिया और चाइना की बाउंड्री को तय करता है। ये जो एरिया है यहाँ पे चाइना इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, बेसिकली लद्दाख की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, तो इस एरिया में मैकमोहन लाइन जो है एप्लीकेबल नहीं होती है, क्योंकि मैकमोहन लाइन का जो एक कह सकते हैं जो दायरा है वो वहाँ तक नहीं है। मैकमोहन लाइन के अलावा दो जो और लाइन्स हैं वो हैं जॉनसन लाइन, वो है जॉनसन लाइन और मैकडोनाल्ड लाइन। जैसे अंग्रेज़ों ने, खासतौर पे ब्रिटिशर ने जो है इंडिया और चाइना के बीच की जो बाउंड्रीज़ तय की, उस वक़्त देखिए तिब्बत भी था, एक ऑटोनॉमस रीजन था, और चाइना भी था, ऐसा नहीं कि वो एग्ज़िस्ट नहीं करता था। लेकिन इन्होंने ये जो बाउंड्री लाइन प्रपोज़ की थी, इस पे कोई कॉन्सेंसस, कोई एक आम सहमति नहीं बन सकी थी। और बात अगर हम करें जॉनसन लाइन की, तो जॉनसन लाइन क्या है कि इसको किसने प्रपोज़ किया था, एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे जिसका नाम था विलियम जॉनसन। उन्हें लेट 19 सेंचुरी में जो है इस लाइन को प्रपोज़ किया था। और जॉनसन लाइन की अगर हम बात करें, तो जो अक्साई चीन जो एरिया है, अक्साई चीन एरिया कौन सा है, आप यहाँ मैप में देख सकते हैं। अक्साई चीन यही एरिया है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिसको चाइना ने कैप्चर कर रखा है, यही एरिया है अक्साई चीन का, ठीक है ना, ये अक्साई चीन का एरिया है। तो ये जो दो अलग अलग लाइनें हैं, इन लाइनों में हम देखते हैं कि अलग अलग रीजन को इंक्लूड किया गया है। एक लाइन का ये मानना है कि जो लद्दाख का जो एरिया है, ख़ास तौर पे वो किसका, जो अक्साई चीन का एरिया है, बेसिकली आप देखें एक अक्साई चीन का जो एरिया है, एक लाइन का ये मानना है कि अक्साई, एक मिनट,
तो बेसिकली अक्साई चीन की अगर हम बात करें, जॉनसन लाइन की बात करें, तो जॉनसन लाइन का ये मानना है कि ये जो अक्साई चीन का एरिया है वो इंडियन टेरिटरी में आता है, मतलब ये भारतीय क्षेत्र में आता है। ये जो मैप में आप ये चीजें देख रहे हैं, ये इंडिया का हिस्सा मानती है। कौन सी लाइन? जॉनसन लाइन मानती है। जॉनसन लाइन का ये मानना है कि अक्साई चीन जो है वो इंडिया का हिस्सा है, और मैकडोनाल्ड जो लाइन है वो ये मानती है कि अक्साई चीन जो है वो चाइना का हिस्सा है। तो चाइना के अपने क्लेम हैं और इंडिया के अपने क्लेम हैं। इंडिया जॉनसन लाइन को फॉलो करता है और मैकडोनाल्ड जो लाइन, और चाइना जो है मैकडोनाल्ड लाइन को फॉलो करता है। और जो बोन ऑफ कंटेंशन है यही है कि मतलब दोनों की एक आम सहमति नहीं है, एक कॉन्सेंसस नहीं है कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो किस लाइन के ज़रिए से तय होते हैं। तो हर कंट्री अपनी-अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने बॉर्डर्स को तय कर रहा है, राइट? चाइना चाइना जब भी क्लेम करता है कि ये जो अक्साई चीन एरिया है ये हमारा है, तो वो किस ग्राउंड पे करता है? चाइना इसी मैकडोनाल्ड लाइन के ग्राउंड पे करता है। ये जो मैकडोनाल्ड लाइन है इसी लाइन के ग्राउंड पे करता है, और ये कहता है कि ये जो अक्साई चीन है ये हमारा एरिया, जबकि इंडिया जबकि क्लेम ये करता है कि चाइना ने हमारी इस रीजन को जो है कैप्चर कर लिया, इस पे कब्जा कर लिया है इलीगल तरीके से, और चाइना को चाहिए कि इस रीजन को वो खाली करे। और इंडिया किस बेसिस पे कहता है? जॉनसन लाइन पे कहता है। तो ये दो अलग अलग लाइन्स हैं, इसको आप याद रखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आमतौर पे किसी क्लास में इन लाइन्स के बारे में आपको पढ़ाया भी नहीं जाएगा। हाँ, इंडिया पाकिस्तान पे जितनी भी किताबें आप पढ़ेंगे आमतौर पे इतनी गहराई में चीज़ें वहाँ आपको शायद ही देखने को मिलेंगी। तो इसको आप थोड़ा-सा ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स में। और यहाँ पे देखिए जून 2023 का एक पेपर है। हम बात कर रहे हैं लेटेस्ट पेपर की। जो पिछली चीज़ें हैं उसके बारे में बात करने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। हमें चीज़ें अप टू डेट रखनी है, उन सारी चीज़ों को पढ़ना है, कवर करना है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो इंक्लूसिव हों, जो उन टॉपिक्स पे भी बात करती हूँ जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की संभावना हो, जहाँ पे मतलब इस बात की पोटेंशियल हो कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हैंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट है, इसका संबंध किससे है? तो ये जो हैंडरसन ब्रुक रिपोर्ट है ये डील करती है इंडिया चाइना वार से। एक्चुअली ये जो रिपोर्ट है हैंडरसन रिपोर्ट, ये क्लासिफाइड रिपोर्ट है। क्लासिफाइड का मतलब क्या? कि इसको पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते हैं। एक्चुअली देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आप देखें आरटीआई के बारे में भी अगर आप देखें तो आरटीआई में ये प्रोविज़न है कि ऐसे डॉक्यूमेंट, ऐसी रिपोर्ट्स जो नेशनल सिक्योरिटी से जो नेशनल सिक्योरिटी से डील करती हैं और जिसको पब्लिक डोमेन में लाने से जो है, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है, जो हमारी इंटीग्रिटी है नेशन की, वो कंप्रोमाइज़ हो सकती है। तो उस केस में फिर क्या है कि हम उसको फिर क्या है कि हम पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते हैं, मतलब कुछ लिमिटेशन है। और 1962 में जो है जब इंडिया चाइना वार हुआ था, तो हमने देखा कि इंडिया को काफ़ी बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ। हमारी जो आर्मी है उसको चाइना ने बुरी तरीके से हराया, और हमारे एरियाज़ पे जो है चाइना ने कब्जा कर लिया काफ़ी। और देखिए चाइना ने जब भी अटैक किया है इंडिया के ऊपर में, उसका एक ही पर्पज़ रहा है कि कैसे वो इंडिया और चाइना की जो बाउंड्रीज़ हैं उसको अपने तरीके से, मनमाने तरीके से वो बदल दे। एक तरफ़ा वो कार्रवाई करता है, अटैक करता है, और उसके बाद फिर क्या है कि वो एक तरफ़ा युद्ध विराम की घोषणा भी करता है। तो बेसिकली उसकी यही एक कोशिश है कि वो रीजन्स जो P5, मैंने 5 फिंगर वाली पॉलिसी के अंदर इंक्लूड है, उन सारे रीजन्स पे जो है वो अपना इंक्रोचमेंट, अपना कब्जा कर ले। आप देखें तिब्बत की अगर हम बात करें, 1959 में जब दलाई लामा इंडिया आते हैं, क्यों आते हैं? ऐसी कंडीशन क्यों बनती है? ऐसी कंडीशन इसलिए बनती है कि जो वहाँ के सिविलियंस थे, जो तिब्बत के जो लोग थे, और चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी थी, वो बिल्कुल आमने-सामने थी। और हमने देखा कि वहाँ पे ब्रूटैलिटी को, अत्याचार को किया वहाँ की आर्मी ने। और
इंडिया ने दलाई लामा को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मतलब मानवीय आधार पे जो है उनको अपने वहाँ पे शरण दी, और उसी के बाद से फिर हम देखते हैं कि इंडिया चाइना के रिलेशन और ख़राब होते हैं और फिर ये वार होता है। और इस वार का एनालिसिस करने के लिए कि कौन-कौन से वो फैक्टर्स थे कि जिसकी वजह से इंडिया चाइना वॉर हुए, और क्या-क्या चीज़ें थी जहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई। तो इन सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए जो है 2 लोगों को अपॉइंट किया गया, लेफ्टिनेंट जनरल टीबी हेंडरसन ब्रुक्स और ब्रिगेडियर पीएस भगत को अपॉइंट किया जाता है। ये दोनों जो है इंडियन आर्मी से बिलोंग करते हैं, और इनका काम ये था कि इस बात को एनालाइज करना कि वो कौन-कौन से ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से जो है इंडिया इस वार में हार गया, और बेसिकली कि इसमें इंडिया की क्या मिलिट्री स्ट्रेटजी थी, हमारा इंटेलिजेंस फेल्योर कितना था। आम तौर पे देखिए, जब किसी कंट्री में सडनली अटैक होता है और किसी कंट्री को उस बात का आइडिया नहीं होता कि चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं, और वैसे भी हमने चाइना के साथ पंचशील एग्रीमेंट को साइन करके रखा हुआ था, और इंडिया ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि चाइना जो है अचानक से हमारे ऊपर अटैक करेगा, हमारी बाउंड्रीज, हमारी ज़मीन पे कब्जा करेगा, और फिर अचानक से वो खुद ही जो है सीज ऑफ फायर, युद्ध विराम की घोषणा करेगा। तो इंटेलिजेंस फेल्योर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमें कुछ इसका आइडिया नहीं हो पाया। जो नेहरू की गवर्नमेंट थी उसका भी एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था, और उसके अलावा जो जो लॉजिस्टिकल इश्यूज थे और भी जो फैक्टर्स थे जिनकी वजह से जो है इंडिया हारा। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो रिपोर्ट थी एक क्लासिफाइड रिपोर्ट में, मतलब कह सकते हैं कि ये गोपनीय एक रिपोर्ट थी, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी, जिसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाया था। आमतौर पर देखिए बहुत सी कंट्रीज में ऐसा होता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद जो है जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं उनको पब्लिक डोमेन में ला दिया जाता है, लेकिन इंडिया के केस में देखें कि इस रिपोर्ट को आज भी पब्लिक नहीं किया गया है, और इस बात की जो है अ, अक्सर मांग रखी जाती है, खासतौर पे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग भी जो की फॉरेन पॉलिसी को या नेहरू का जो अप्रोच था अपने पड़ोसियों के साथ डील करने का, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो ख़ास तौर पे इस बात की मांग करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इस रिपोर्ट को जो है पब्लिक किया जाए। तो आज की क्लास में आपने 2 चीज़ें नई सीखी, एक ये हैंडरसन बुक रिपोर्ट के बारे में, और दूसरी ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको बताई जॉनसन लाइन, अ, जॉनसन लाइन के बारे में आपने सीखा, और मैकडोनाल्ड लाइन के बारे में। जॉनसन लाइन का क्या मानना है कि जो अक्साई जो चीन है वो इंडिया का हिस्सा है, और मैकडोनाल्ड लाइन का मानना ये है कि ये जो अक्साई चीन है वो किसका हिस्सा है, वो चाइना का हिस्सा है। और एज ऑफ नाउ अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो अक्साई चीन पे जो है चाइना ने कब्जा कर लिया 1962 वॉर के दौरान। तो हम अब क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमने 2006 तक क्लास चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। वहाँ पे हमने देखा था कि जो है चाइना और इंडिया के बीच में जो रिलेशन थे, ख़ास तौर पे आप देखें जब यूएसएसआर का डिक्लाइन होता है और दुनिया के जितने भी देश हैं वो एलपीजी के कॉन्सेप्ट को, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करते हैं, और हम देखते हैं ये जो ग्लोबलाइजेशन है एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी घटना है, एक ऐसी फिनोमेनन है जिसका असर हम पूरी दुनिया पे देखते हैं। और हमने देखा कि इंडिया ने भी 90s के में जो है अपनी इकोनॉमी को जो है खोल दिया। तो एक तरफ हमारा हमारा क्या है कि चाइना के साथ एक तो बॉर्डर डिस्प्यूट है, और दूसरी चीज़ ये कि इकोनॉमिक अगर स्फीयर की बात करें, आर्थिक क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ भी चाइना हमको कम्पीट कर रहा था। तो इस वजह से ये ज़रूरी था कि हम दुनिया की जो और भी इकोनॉमीज़ है, जो अर्थव्यवस्थाएँ हैं, इंक्लूडिंग चाइना और पाकिस्तान, इनसे हम इंगेज करें, और हम भी अपने आप को एक बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पे, एक बिग इकोनॉमी के तौर पे हम अपने आप को इस्टेब्लिश करें। और हमने देखा कि जो है उस टाइम में कि बहुत ही स्मार्टली जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह ने उस टाइम में जो है चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल किया। पूरी दुनिया जो है रिसेशन से दौर रही थी, मंदी के दौर से गुजर रही थी, लेकिन उन्होंने बहुत ही चीज़ों को स्मार्टली हैंडल किया और चीज़ों को उन्होंने कंट्रोल किया। तो हम ये देखते हैं कि 1990 का जो दशक था उसके बाद में आप देखें, चाहे वो नरसिम्हा राव की सरकार रही हो, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी की, या फिर मनमोहन सिंह की जो सरकार रही, ग्लोबलाइजेशन का जब दौर शुरू हुआ तो फिर हमने अपनी इकोनॉमी को खोल दिया।
और हमने जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमने इंगेजमेंट अच्छा किया, ताकि जो है हम अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को जो है ऊपर रख सकें और अपने डेवलपमेंट को इंश्योर कर सकें। और हम देखते हैं कि 2007 में इंडिया क्या कि क्वाड को ज्वाइन करता है। क्वाड से एक बार यूजीसी नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वाड का जो बेसिकली एक एक्रोनिम है, क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। बेसिकली इसमें 4 कंट्रीज़ हैं, 4 डेमोक्रेसीज़ हैं और इंडो पैसिफिक रीजन की, मतलब जो हिंद प्रशांत महासागर का जो एरिया है वहाँ की जो 4 मतलब डेमोक्रेसीज़ हैं, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये 4 जो लोकतांत्रिक देश इसमें शामिल हैं। और इसको 2007 में बनाया गया था क्वाड को। और स्पेशली इसकी जो पहल थी, जो शुरुआत थी, वो उस वक्त शुरू हुई थी जब 2004 में जो है सुनामी आया था। और बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस बात को इंश्योर करता है कि कैसे इस रीजन में जो है स्टेबिलिटी को लाया जा सके, जो और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। और चाइना, आप देखें, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ सिर्फ चाइना, हमारे जो डिस्प्यूट है चाइना के साथ सिर्फ बॉर्डर का ही है। आप अगर देखें ग्लोबल पॉलिटिक्स को देखें तो इंडियन ओशन में भी जो है चाइना, आप देखें, पूरा अपना एक कंट्रोल इस्टेब्लिश करना चाहता है। अगर आप इंडियन मैप को अगर ध्यान से देखें तो हमारा एक पड़ोसी देश है, यहाँ पे श्रीलंका है, राइट। यहाँ पे पाकिस्तान पाकिस्तान है, ठीक है ना। हम और पाकिस्तान का यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है। यहाँ पे बांग्लादेश है, बांग्लादेश का एक एयरपोर्ट है चित्तागांव, चित्तागांव, ठीक है ना। अब और यहाँ पे श्रीलंका में एक पोर्ट है हम्बनटोटा। तो इन रीजन पे जो है एक कंट्रोल है, एक इंटरवेंशन है चाइना का। और आपने इंडियन ओशन के बारे में अगर पढ़ा होगा तो आपने ज़रूर एक टर्म सुना होगा, एक फ्रेज सुना होगा, मोतियों की माला के, स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल के बारे में आपने सुना होगा कि कैसे हिंद महासागर में, इस इंडियन ओशन रीजन में चाइना जो है हमको, खासतौर पे बेसिकली इंडिया को जो है इंडिया की एक्टिविटीज़ को जो है वो रेगुलेट करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। और आपने देखा कि इंडिया ने जो है श्रीलंका के एयरपोर्ट को, जो वहाँ के पोर्ट है, उसको डेवलप करने में काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। हालांकि आप देखें अभी तो श्रीलंका बैंकक्रप्ट हो गया है और वहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है, जो चाइना ने लोन दे रखा है उसको लेकर के। तो वो एक अलग फैक्टर है, उसको हम किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे जब हम इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम हमारा यहाँ ये कंसर्न है, हम ये बताना चाहते हैं कि जब 2007 में इंडिया को जो है क्वाड में शामिल किया गया तो चाइना ने साफ तौर पे ये कहा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है क्वाड, बेसिकली इसका ये उद्देश्य है कि ये चाइना के प्रभाव, उसके राइज को, उसके उत्थान को और उसके प्रभाव को इस रीजन में, किस रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में जो है कंट्रोल करना चाहता है। और अगेन फिर हम देखते हैं कि 2007 में अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो चाइना विजिट करना चाहते हैं और उसके लिए चाइना से वो वीज़ा मांगते हैं। चाइना साफ तौर पे कहता है कि आपको जो है अरुणाचल प्रदेश से चाइना आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश है ये क्या है, बेसिकली इसमें एक एरिया है तवांग। तवांग एरिया जो है वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। और चाइना जो है इस रीजन को तिब्बत का ही एक रीजन हिस्सा मानता है। कहता है कि ये जो साउथ तिब्बत है, किसको, अरुणाचल प्रदेश को। तो वो कहता है कि चूंकि ये अरुणाचल प्रदेश जो है ये चाइना का ही हिस्सा है, इसलिए आपको मतलब अरुणाचल प्रदेश से आने के लिए चाइना में आपको वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे भी फिर जो है थोड़ा सा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में और तनाव बढ़ते हैं कि इस तरह से जो है चाइना हमारे देश के एक मुख्यमंत्री को जो है रिस्पॉन्ड कर रहा है, बेसिकली उस स्टेट के मुख्यमंत्री को जिसके बॉर्डर्स जो है चाइना से सटे हुए हैं, लगे हुए हैं। और अगेन 2009 में देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो है विजिट करते हैं, चाइना में विजिट करते हैं। और हम देखते हैं कि चाइना और इंडिया के बीच का जो ट्रेड है वो $50 बिलियन से भी आगे निकल जाता है और चाइना इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बनता है। और अगेन 13 अक्टूबर को जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अरुणाचल प्रदेश को विजिट करते हैं तो चाइना फिर उससे एक बार
ऑब्जेक्शन उठाता है कि जो है ये जो एरिया है वो चाइना के अंदर आता है और मनमोहन सिंह को वहाँ पे विजिट नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चाइना बेसिकली लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की जो 2 एरियाज़ हैं, अभी मैंने आपको शुरू में मैप में दिखाया यहाँ पे कि ये जो बेसिकली जो डिस्प्यूट है इसी रीजन में है। चाइना का जो हमारा डिस्प्यूट है, एक ये रीजन है और एक ये रीजन है। डिस्प्यूट का यही डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं। इसी एरिया में आपका तवांग, अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन, जो भी कुछ चीज़ें हैं इसी एरिया से बिलोंग होती हैं। बीच में ये बफर स्टेट्स हैं नेपाल और भूटान। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चाइना और इंडिया के बीच के जो रिलेशन हैं वो उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहे हैं और इंडिया और चाइना इस बात को समझ रहे हैं कि ये कि हम दोनों जो है एशियन कॉन्टिनेंट की 2 महाशक्तियाँ हैं, 2 बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और हमारा आपस में इंगेज करना ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे जो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं उनका ये मानना था कि इंडिया और चाइना को बॉर्डर डिस्प्यूट को साइड में रखना चाहिए और अपने ट्रेड को जो है इन्हेंस करना चाहिए, ट्रेड रिलेटेड जो भी बैरियर्स हैं उनको हटाना चाहिए और उनको आपस में कोऑपरेट करना चाहिए। तो इंडिया ने काफ़ी हद तक और चाइना भी ने भी इस चीज़ को अडॉप्ट किया, लेकिन हम देखते हैं कि चाइना शुरू से ही एग्रेसिव रहा है और हम देखते हैं कि फिर 2000 देखिए 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि आप देखेंगे कि कुछ लेवल्स पे इंडिया और चाइना आपस में इंगेज कर रहे हैं, जहाँ पे वो अपने इकोनॉमिक कह सकते हैं इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए वो इकोनॉमिक ट्रीटीज़ कर रहे हैं, कोऑपरेशन को डेवलप कर रहे हैं और साथ ही साथ में क्या कि उनके बीच में जो है टेंशन भी है बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से। ऐसा नहीं है कि चाइना से हमारा कोई मसला है। बेसिकली आप देखें ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं, ये बेसिकली साउथ एशियन रीजन की 2 महाशक्तियाँ हैं और आप अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डोमिनेंस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो जितने भी पावरफुल कंट्रीज़ होते हैं और जिनमें पोटेंशियल होती है पावरफुल कंट्री बनने की, तो वो अपने डोमिनेंस को, अपनी हेजीमनी को जो है एक्सरसाइज करना चाहते हैं उस रीजन पे। और चाइना तो शुरू से ही एक्सपेंशनिस्ट रहा है, वो एग्रेसिव रहा है, तो वो अक्सर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसा करता रहता है चाइना, जिससे कि जो डिस्प्यूट जो है वो ज़िंदा रहे, वो बरकरार रहे। साथ में कोऑपरेशन भी चलता है और बीच-बीच में जो है डिस्प्यूट काफ़ी बढ़ जाते हैं। और 2009 में हम देखते हैं कि ब्रिक्स को इंडिया ने ज्वाइन किया। येकाटेरिनबर्ग में रसिया में यहाँ समिट हुई थी और इसमें जो है इंडिया ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया था। और अगेन फिर हम देखते हैं कि जो चाइना है 2010 में जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं उनको स्टेबल्ड वीज़ा देता है। स्टेबल्ड वीज़ा का मतलब क्या? आप अगर इंडिया का मैप देखें यहाँ पे, तो ये जो रीजन है यही अक्साई चीन वाला एरिया है, अक्साई चीन। और अभी तो मतलब 2019 में 5 अगस्त की अगर हम बात करें, 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को इंडिया ने रिवोक किया था। उसके पहले ये जो रीजन था तो ये जम्मू एंड कश्मीर में ही आता था और अक्साई चीन जो है जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और चाइना ने इस पर जो है कब्जा कर लिया है। तो चाइना ने क्या किया कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को जो है स्टेपल वीज़ा दिया। स्टेपल वीज़ा देने का जो मेन पर्पज़ था वो इस बात को दोहराना था, अपनी इस आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई करना था या उसको एम्फेसाइज़ करना था, इस बात पे जोर देना था कि ये जो अक्साई चीन जो एरिया है ये चाइना से बिलोंग करता है। और दूसरी चीज़ ये कि चाइना जो है जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का इंटीग्रल पार्ट नहीं मानता है। और इससे फिर हम देखते हैं क्या कि जो रिलेशन है इंडिया और पाकिस्तान चाइना के बीच में, बेसिकली जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो एक बार फिर से ख़राब होने लगते हैं। और इसके रिस्पॉन्स में इंडिया क्या करता है, किसके रिस्पॉन्स में इंडिया जो तिब्बत का जो रीजन है चाइनाज तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन, ये जो तिब्बत का जो रीजन था जिस पे चाइना ने कब्जा कर लिया था, उस रीजन के लोगों को जो है इंडिया ने उसके जवाब में क्या किया कि इंडिया ने भी स्टेपल वीज़ा दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि चाइना ने जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को जब स्टेपल वीज़ा दिया 2010 में, तो इंडिया ने भी क्या किया कि उसने तिब्बत के लोगों को स्टेपल वीज़ा देना शुरू कर दिया। तो उसके रिस्पॉन्स में कि अगर आप हमारे देश की सॉवरेंटी
तो और उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का आप सम्मान नहीं करते हैं, हमारे देश की संप्रभुता का और अखंडता का आप सम्मान नहीं करते हैं, तो हम भी आपकी देश की संप्रभुता का और उसकी अखंडता का सम्मान नहीं करेंगे। और अगेन हम देखते हैं कि 2013 में लद्दाख के एरिया में फिर से एक यहाँ पे देखिए एक प्लेस है जिसका नाम है देवसांग बल्ज, और लद्दाख ईस्टर्न लद्दाख का ये एरिया है। लगभग इसमें जो चाइना की मिलिट्री है वो 19 किलोमीटर अंदर ये घुस आती है। हालांकि इस बार क्या है कि जो हमारी फोर्सेस हैं उनको कड़ा जवाब देती हैं और फिर उनको जो है पीछे हटना पड़ता है, उनको पुश बैक कर देती है, उसको जो है बाहर कर देती हैं इस रीज़न से। और हम देखते हैं कि ख़ास तौर पे 2012-13 के से ही जो है इंडिया ने एक स्टर्न मैसेज दिया है, एक कठोर मैसेज दिया है। आप देखिए 1990 का जो दशक था और ख़ास तौर पे यूपीए 1 की जो गवर्नमेंट थी, उसमें इंडिया का थोड़ा-सा लहज़ा नर्म था। इंडिया ने कोशिश ये की कि हम बॉर्डर डिस्प्यूट को साइड में रखेंगे और चाइना के साथ हम कोऑपरेट करेंगे। लेकिन चाइना ने क्या किया कि बार-बार इन चीज़ों को ऊपर मतलब इन मुद्दों को ऊपर उठाया, कभी स्टेपल वीज़ा दिया, कभी साफ तौर पे कह रहे हैं कि आपको अरुणाचल प्रदेश से चाइना में आने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही आ सकते हैं। तो ये चीज़ें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि हर बार चाइना ने क्या किया कि एक तरफ़ा कार्रवाई की है और बाउंड्रीज़ को जो है एक तरफ़ा तरीके से यूनिलैटरल तरीके से जो उसको बदलने की कोशिश की है। और हमारी जो फोर्सेस थी उसमें साफ मतलब बिल्कुल उनको उनका बिल्कुल बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि अगर कन्फ्रंटेशन की कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में कन्फ्रंट उनसे टकराएंगे भी और उनको बिल्कुल पीछे करेंगे। तो यहाँ से आप चीज़ें देखते हैं कि 2013 के बाद से ही चीज़ें और भी बदलने लगती हैं। और ये जो इरा है 2014 का, जब देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं, उस अगर टाइम की बात करें तो 2014 में जो है हम देखते हैं 2014 के 2015 में जो है चाइना विजिट करते हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, और जिनपिंग भी उस टाइम में जो है इंडिया आते हैं। और फिर हम 2017 में देखते हैं कि डोकलाम में एक डिस्प्यूट हो जाता है। देखिए आपको जो पिछली क्लासेस थी हमने उसमें बताया था कि तिब्बत जो है, तिब्बत एक ऑटोनॉमस रीजन था और एक बफर स्टेट के तौर पे काम करता था। कैसे बफर स्टेट के तौर पे काम करता था, और चाइना ने क्या किया कि इसको जो है अपने कब्जे में ले लिया। तो पहले यहाँ चाइना यहाँ था और बीच में तिब्बत और यहाँ इंडिया थे, तो बॉर्डर डिस्प्यूट की पॉसिबिलिटी कम थी। और जब चाइना ने इस तिब्बत को कैप्चर कर लिया तो फिर जो चाइना की बाउंड्री थी वो एक्सपैंड हो गई और अब ये यहाँ तक शामिल हो गई। तो इससे फिर क्या हुआ कि फर्दर हमारे जो डिस्प्यूट थे चाइना के साथ बढ़ गए, और सेम कुछ ऐसी कंडीशन चाइना ने फिर एक तरफा कार्रवाई की और उसने क्या किया कि एक एरिया जिसका नाम है डोकलाम। हालांकि आप देखें इस मैप में, आप देखेंगे क्लियरली आपको यहाँ दिखेगा, मैंने कुछ सोच कर इस एरिया मतलब इस रीजन को मैंने, इस मैप को मैंने सिलेक्ट किया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए ये एरिया है सिक्किम का, ये भूटान है, ये चाइना है। तो ऑलरेडी ये तिब्बत को तो ये ऑलरेडी कैप्चर कर चुका है चाइना। और फिर अब क्या है कि ये जो भूटान, ये जो देश है, तो यहाँ पे ये जो एरिया है डोकलाम की हम बात करें तो ये डोकलाम एक ट्राई जंक्शन है। मतलब जहाँ ट्राई जंक्शन का मतलब क्या कि जहाँ पे 3 कंट्रीज़ जो हैं मतलब बात करें हम चाइना की, भूटान की और इंडिया की, ये जो बाउंड्री ये जो तीनों देश हैं इनकी बाउंड्रीज़ एक साथ यहाँ पे मिलती हैं। और अगर फिर से अगर चाइना जो है इस एरिया पे कब्जा करता है तो इससे फिर क्या कि फर्दर हमारी जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं वो बढ़ सकती हैं। और चाइना ने क्या किया कि एक तरफा मनमानी तरीके से जो है 2017 की अगर हम बात करें तो उसने इस एरिया में क्या किया कि उसने सड़क बनाना शुरू कर दिया। और चूंकि ये बहुत ही डिस्प्यूटेड एरिया था और यहाँ पे स्टेटस को मेंटेन रखने की बात की गई थी, लेकिन फिर भी चाइना ने मनमानी तरीके से यहाँ पे सड़क को बनाना शुरू कर दिया चाइना। और हम देखते हैं कि फिर जो भूटान है उसने इस पे ऑब्जेक्शन किया और फिर भूटान ने इंडिया से भी रिक्वेस्ट की। तो इसके बाद फिर क्या कि जो इंडिया की जो फोर्सेस हैं वो वहाँ पे डिप्लाई की गई और फिर
अल्टीमेटली देखते हैं कि ये जो डिस्प्यूट था लगभग 2 महीने चला डोकलाम का, और उसके बाद फिर चाइना अल्टीमेटली उसको वहाँ से पीछे हटना पड़ा, क्योंकि इंडियन फोर्सेस जो थी वो इस बार काफ़ी एग्रेसिव थी। हमने हमसे जो पिछली गलतियाँ हुई उससे हमने एक सीख ली थी। अगर सपोज़ कि नेहरू ने जब तिब्बत पे चाइना ने अटैक किया और उसको फिर कैप्चर कर लिया, तो नेहरू ने उसी वक़्त रजिस्ट किया होता, तो शायद ये कंडीशन नहीं होती। जैसे कि अगर आप ये कहें कि हमारे पड़ोस में आग लगी हुई है, तो हमें इससे क्या मतलब? एक समय ऐसा भी आएगा कि जो जो उस आग की जो लपटें हैं, वो आपके आपके घर को भी अपनी चपेट में ले लेंगी। तो इंडिया ने इस बार बहुत ही सिंसियरिटी के साथ काम किया और डोकलाम रीजन में अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय किया, और लगभग ये जो तनाव था, ये जो मतलब पूरी कन्फ्रंटेशन थी, जो टकराव था, पूरा फेस ऑफ था, मिलिट्री फेस ऑफ, ये लगभग 2 महीने तक चला, और उसके बाद फिर चाइना को जो है अपनी फोर्सेस को वहाँ से हटाना पड़ा। तो एक तरह से हम देखते हैं कि एक डिप्लोमेटिक लेवल पे भी और मिलिट्री लेवल पे भी इंडिया ने इस बात को इंश्योर किया कि चाइना इस रीजन में मनमाने तरीके से यहाँ की बाउंड्रीज में कोई हेर फेर नहीं कर सकता, कोई फेरबदल नहीं कर सकता, और ना ही यहाँ पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी रोड बना नहीं सकता है। तो ये था ओवरऑल डोकलाम डिस्प्यूट। डोकलाम क्या है कि मतलब ट्राई जंक्शन है, मतलब एक ऐसी जगह है यहाँ पे तीनों कंट्रीज, इंडिया, चाइना और भूटान, ये तीनों कंट्रीज जो है बॉर्डर शेयर करती हैं। तो अगेन अगर सपोज कि उस ट्राई जंक्शन पे अगर चाइना का अधिकार हो जाएगा, तो फिर क्या है कि फिर से जो है वो नए क्लेम करेगा चाइना कि हम इस बाउंड्री को नहीं मानते हैं, ऐसा वैसा। तो इस वजह से जो है इंडिया ने बहुत ही सख्त एक्शन लिया, और अल्टीमेटली जो चाइना की जो मिलिट्री है उसको वहाँ से हटना पड़ा। और हम देखते हैं कि 2018 में वुहान समिट होती है, और 2019 में मल्लीपुरम समिट। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वो आपस में मिलते हैं और फिर अलग अलग मसलों पे, अलग अलग मुद्दों पे वो बात करते हैं। बेसिकली बॉर्डर बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर भी वो बात करते हैं। इसके अलावा जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में भी वो बात करते हैं। और अगेन हम देखते हैं कि जब 2019 में 5 अगस्त 2019 को इंडिया आर्टिकल 370 को रिवोक करता है, तो चाइना जो है इंडिया के इस मूव को, इस निर्णय को जो है क्रिटिसाइज करता है। और जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि ये जो रीजन है, इस रीजन, ये जो अक्साई चीन वाला एरिया है, किसके कंट्रोल में है? ये चाइना के कंट्रोल में है। अक्साई चीन का जो एरिया है, ये इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? चाइना कंट्रोल कर रहा है। और फिर हम अगेन देखते हैं कि 2020 में गलवान वैली में जो है, अगेन आप देखेंगे, आप जितने भी मिलिट्री फेस ऑफ हुए हैं उसमें आप एक चीज़ ये देखेंगे कि यूनिलेटरल, मतलब क्या है कि एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। चाइना क्या कर रहा है कि एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, और मनमाने तरीके से क्या है कि वो बॉर्डर को, जो एलएसी है, इसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है। मतलब क्या कि हमारी बाउंड्रीज के वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। 2013 में भी उसने कोशिश की थी, वो लद्दाख में 19 किलोमीटर अंदर चला आया था, और हमारी जो फोर्सेस थी उन्होंने जो है उसको ढंग से समझाया था और फिर से उनको वापस भेज दिया था। तो अगेन 2020 में हम देखते हैं कि चाइना मनमाने तरीके से जो है गलवान वैली में, और बेसिकली ये जो कुछ एरियाज़ हैं जिसका नाम है कोंगाला, गोरगा और नॉर्थ बैंक ऑफ पैंगोंग सो लेक। तो आपने पैंगोंग लेक का नाम सुना होगा जब ये गलवान वैली की बात होती है। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये लद्दाख एरिया में, आई थिंक। तो इस एरिया में जो है चाइना ने क्या किया कि घुसने की कोशिश की अवैध रूप से, लीगल तरीके से, और यहाँ पे काफ़ी जो हम देखते हैं कि डिस्प्यूट्स हुए, मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ, और अल्टीमेटली फिर क्या कि दोनों देश की जो फोर्सेस थी, सिक्योरिटी फोर्सेस, वो पीछे हट गई। और इसके रिस्पांस में इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने जो काफ़ी सारे चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया। टिकटॉक और वीचैट जैसे एप्लीकेशन को जो है, जिस पे बिलियंस में जो है, मिलियन बिलियन में जो है यूज़र थे इंडिया में भी, और तो इसको जो है, इस ऐप को इसने बैन कर दिया। और अगेन हम देखते हैं कि पैंगोंग एरिया में जो है चाइना और इंडिया डिसएंगेज होने के लिए जो है एग्री हो जाते हैं। और 2020 में ट्रेड इनिशिएटिव, मतलब मैंने आपको क्या बताया कि बॉर्डर डिस्प्यूट भी साथ में चल रहे हैं और इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी साथ में चल रहा है। एक अलग तरह का ही यहाँ पे हम देखते हैं कि जुगलबंदी है यहाँ पे,
एक अलग तरीके की केमिस्ट्री है इंडिया और चाइना के रिलेशन में, कि बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर, देखिए हमने बांग्लादेश के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट थे और हमने जो है उसको रिजॉल्व कर लिया। कुछ एरियाज हमने बांग्लादेश को दे दिए, कुछ एरियाज उस बांग्लादेश से ले लिए और एक आम सहमति बनी और हमने बहुत ही पीसफुल तरीके से निगोशिएशन, डायलॉग्स, कन्वर्सेशन, कॉन्सेंसस के जरिए से हमने अपने जो डिस्प्यूट्स थे हमारे बांग्लादेश के साथ, तो उसको हमने सॉल्व कर लिया। तो चाइना कभी इस बात के लिए वो पहल नहीं करता है कि हम जो है एक आम सहमति के माध्यम से, कॉन्सेंसस के जरिए से अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स को जो है सॉल्व करें। वो एक तरफा कार्रवाई करेगा, वहाँ की मिलिट्रीज हमारे रीजन में आएंगी, उसके रिस्पॉन्स में हमारी जो मिलिट्री है उनसे उनकी मुठभेड़ होगी, टकराव होगा और फिर बायलेटरल जो कह सकते हैं एम्बेसडोरियल लेवल पे डिस्कशन होगा, टॉक होगी, फिर चीज़ें हटती हैं। इसके ज़रिए से चाइना ये बताना चाहता है कि हम इस एरिया में एग्रेसिव हैं और हम जब चाहें बाउंड्रीज को चेंज कर सकते हैं। लेकिन चाइना को भी ये समझना चाहिए कि ये जो आज का इंडिया है, न्यू इंडिया है, वो 1962 वाला इंडिया नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं और आप देखें काफ़ी डिस्प्यूट्स आज भी हैं। बेसिकली इंडिया और चाइना के बीच में जो जो डिस्प्यूट्स हैं वो बॉर्डर डिस्प्यूट्स ही हैं और इसके अलावा कुछ एडिशनल चीज़ें हमने इंक्लूड की हैं यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसको आप नोट्स में पढ़ लीजिएगा। अब चाइना को ख़त्म करते हैं ना, चाइना काफ़ी दिनों से चल रहा है। चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको भी हमने नोट्स में मेंशन कर दिया, आप खुद से पढ़ लीजिएगा। और बांग्लादेश, चाइना, इंडिया और म्यांमार के बीच में ये इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनने को है, इसके बारे में भी हमने काफ़ी चीज़ें क्लियरली मेंशन कर दी हैं। और संघाई कोऑपरेशन है, यहाँ से एक क्वेश्चन बना था कि पाकिस्तान और इंडिया, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था कि इंडिया और पाकिस्तान को एससीओ में, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कब शामिल किया गया था। तो 2017 में जो है इंडिया और पाकिस्तान को जो है एससीओ में शामिल किया गया था। तो गाइज़ आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।